सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानिया एजुकेशन सर्विसेज। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स हैं किसी भी एग्जाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, चाहे आप स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या ही फिर सेंट्रल एग्जाम के लिए। तो जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंग्लिश के पोर्शन के अंदर। इनकी जो वेटेज है दैट इज अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला रूल है दैट इज द रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 क्या है? सपोज एंड इफ कैन नॉट बी यूज टुगेदर इन अ सेम सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो वर्ड गिवन है, द फर्स्ट वन इज सपोज एंड द सेकंड वन इज इफ, तो किसी भी एक सिंगल सेंटेंस के अंदर हम सपोज और इफ दोनों को सिमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? सपोज और इफ दोनों को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी ना किसी कंडीशन की बात करेंगे तो उसके लिए या तो हम सपोज यूज करेंगे या फिर हम यूज करते हैं इफ। तो आपने मुझे बताना है कि इन दोनों सेंटेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस है जो दैट शुड बी ग्रामेटिकली एरर फ्री। जैसे यहाँ पे लिखा है सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट विल ही डू। इफ ही फेल्स व्हाट विल ही डू। तो जहां पे यह जो ये हमारे दो सेंटेंस गिवन है इनमें से जो हमारा राइट आंसर है दैट इज अ बी। क्योंकि सपोज और इफ हम सिमल्टेनियसली यूज नहीं करेंगे तो सिंपल हम यहाँ पे हम कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे? दैट इज अ इफ। इफ ही फेल्स व्हाट विल ही डू। तो ये हमारा है रूल नंबर 1 कि सपोज और इफ स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस के अंदर हम सिमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 क्या है? बोथ एंड एज वेल एज कैन नॉट बी यूज टूगेदर इन द सेम सेंटेंस बिकॉज बोथ कन्वे द सेम सेंस। अब देखो बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। एज वेल एज का मतलब भी क्या होता है? दोनों। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर हम बोथ और एज वेल एज को साथ में यूज नहीं कर सकते। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास फर्स्ट वर्ड बोथ है तो एज वेल एज की जगह पे हम दूसरा कनेक्टर क्या यूज करेंगे? देयर शुड बी एंड। सो बोथ के साथ हम एंड यूज करेंगे, एज वेल एज यूज नहीं करेंगे। जैसे दो सेंटेंस हमारे पास गिवन है, both Rohan as well as Mohan are hardworking. Both Rohan and Mohan are hardworking. सो अगर हमारा पहला कनेक्टर बोथ है तो सेकंड कनेक्टर क्या नहीं होना चाहिए? एज वेल एज नहीं होना चाहिए। सो बोथ के साथ हम सेकंड कनेक्टर कौन सा यूज करेंगे? देयर शुड बी एंड। सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि जब भी हम दो सब्जेक्ट को किसी भी अगर हम दो सब्जेक्ट को किसकी हेल्प के साथ कंबाइन करेंगे? एंड की हेल्प के साथ। तो वहां पे हम वर्ब कौन से यूज करते हैं? सो देयर शुड बी अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे अगर बाई चांस एग्जाम के अंदर इज गिवन है वो क्या है? आपकी ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पे या तो हम आर यूज करेंगे या हम यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव। अगर पास्ट में हमारा सेंटेंस है तो फिर क्या आना चाहिए? देयर शुड बी अ वर्ब। तो दिस इज द रूल नंबर 2 कि बोथ के बाद हमारा जो सेकंड कनेक्टर है वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी एंड, एज वेल एज नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारा दैट इज अ रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 क्या है? when two or more comparatives are joined by and they must be in a same degree। अब देखो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिनके साथ में ई आर लगा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा गुड। गुड की हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या है? बेस्ट है। सो बेटर कौन सी डिग्री होगी हमारे पास? कंपैरेटिव। कि अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर दो डिग्रीज को किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। या तो दोनों कंपैरेटिव हो या फिर दोनों सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल इज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट लर्न मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने किसके बारे में बात की है? अब्दुल के बारे में बात की है।
अब्दुल के बारे में हमने दो एडजेक्टिव यहाँ पे बताए हैं। पहला एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, दैट इज वाइजेस्ट। और वाइजेस्ट हमारे पास कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। जिस भी डिग्री के एंड में ईएसटी लगा है या फिर मोस्ट लगा है, वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। और हमारी सेकंड सुपरलेटिव डिग्री क्या है, दैट इज अ मोस्ट लर्न। तो जब भी हम दो डिग्रीज को एंड की हेल्प से ज्वाइन करते हैं, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट वन है, अब्दुल इज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोर लर्न मैन ऑफ द वर्ल्ड। सो पहली डिग्री हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव। वाइजेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। और मोर हमारे पास कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। तो जब भी हम दो डिग्रीज को एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हमने एंड के साथ कंबाइन किया, तो यहाँ पे भी कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कंपैरेटिव। अगर हमारी फर्स्ट डिग्री सुपरलेटिव है, तो सेकंड डिग्री भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री जिसके एंड में क्या लगा होता है, ईएसटी, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, मोस्ट, क्योंकि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में ईएसटी नहीं लगता। सो दिस इज अ रूल नंबर 4, सॉरी 3। एंड द नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। When comparative degree used in superlative sense, it is followed by any other. जब भी हम किसी भी पर्सन का कंपैरिजन है, वो हम किसी और के साथ कर रहे हैं, बट वहां पे हमें नंबर ऑफ पर्सन गिवन नहीं है, तो उस केस के अंदर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करेंगे, एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल, जसप्रीत इज बेटर देन एनी बॉलर, जसप्रीत इज बेटर देन एनी अदर बॉलर। तो हम जसप्रीत का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ कर रहे हैं, किसी भी दूसरे बॉलर के साथ कर रहे हैं। पर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन गिवन नहीं है, वो एक बॉलर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर हम एनी के साथ क्या लगाएंगे, देयर शुड बी अ अदर। तो ये हमारा क्या है, राइट सेंटेंस है, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास एनी अदर स्ट्रक्चर है, तो उस केस के अंदर हम डिग्री कौन सी यूज करेंगे, देयर शुड बी अ कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हमारा सेंटेंस नंबर सी है, मुस्कान इज मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे हमने कौन सी स्ट्रक्चर यूज की है, एनी अदर। और एनी अदर के साथ में हमारे पास डिग्री कौन सी आनी चाहिए, दैट इज द कंपैरेटिव डिग्री। तो दिस इज अ रूल नंबर 4। सो मूविंग टू अ रूल नंबर 5। सो रूल नंबर 5 क्या है, don't use the future or the present tense after such expression such as suppose that, it is high time, it is time and as if। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर गिवन है, सपोज दैट, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और एज इफ, तो इनके बाद में ना तो हम कभी फ्यूचर, मतलब कि ना तो इनके साथ हम विल यूज करेंगे, ना ही हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर यूज कर सकते, मतलब कि हैव, इज, ये कोई भी स्ट्रक्चर हम यूज नहीं करेंगे। इनके बाद सिर्फ हम कौन सी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, दैट इज द पास्ट, विच मीन्स वॉज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, और क्या आ सकता है हमारे पास, हैड। ये सिर्फ हम पास्ट स्ट्रक्चर ही यूज करेंगे। इनके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट होम। सो हमारी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो कौन सी स्ट्रक्चर से हुई है, इट इज हाई टाइम। सो इट इज हाई टाइम के बाद हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, पास्ट वर्ब। जैसे कि यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है, और वेंट हमारे पास कौन सी वर्ब की फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, जो कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, इट इज टाइम दैट वी प्लेड फुटबॉल। अब जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो कौन सी स्ट्रक्चर से शुरू हुआ है, इट इज टाइम। सो इट इज टाइम के बाद हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, दैट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये भी क्या है हमारे पास, पास्ट टेंस है। एंड द नेक्स्ट इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही बिहेव एज इफ ही वर अ मिलियनियर। सो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर है, एज इफ,
तो उसके बाद हमेशा हम पास्ट वर्ब ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट वर्ब कौन सी है हमारी, दैट इज अ वर्ब। सो दिस इज अ रूल नंबर 5। And the next one is the present perfect tense cannot be used when an expression of a past time is used. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे टेंस टॉपिक का क्वेश्चन बनता है। अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस किससे खत्म हो रहा है, उसकी एंडिंग किससे हो रही है, यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, अगो, अगर इन स्ट्रक्चर के साथ किसी भी सेंटेंस की एंडिंग होती है, तो वहां पे हम एक्सप्रेशन कौन सा यूज करेंगे, पास्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे। कौन सा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव रिटर्न टू यू यस्टरडे अबाउट हिज मदर। अब सेंटेंस के अंदर हमारे पास टाइम पीरियड कौन सा गिवन है, यस्टरडे। तो यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। अगर बीता हुआ कल है मतलब कि वो हमारा कौन सा टेंस बन जाता है, दैट इज द पास्ट टेंस। यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सी गिवन है, हैव, और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है हमारी, दैट इज अ थर्ड फॉर्म। सो दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। सो यस्टरडे से अगर हमारा कोई भी सेंटेंस खत्म होगा, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई लेटर लास्ट नाइट। अगेन सेंटेंस की एंडिंग किससे हुई है, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट नाइट। सो लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ कल। सो ये भी क्या है, हमारी पास्ट स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे हम हैव की जगह पे सिंपल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज द सेकेंड फॉर्म। सो जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस इस एडवर्ब टाइम से खत्म होता है, तो उसके बाद वर्ब की, उससे पहले हम वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। अगर बाय चांस एग्जाम में आपको पूछा जाए कि यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, अगो, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब टाइम। दैट इज अ एडवर्ब टाइम। एडवर्ब टाइम का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी टाइम पीरियड एग्जैक्ट गिवन नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब टाइम। सो द नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 7। सो रूल नंबर 7 क्या है हमारे पास, in conditional sentence, the subordinate clause beginning with if is generally in present or past tense but not in the future tense. So in a very simple way के अंदर अगर हम देखें कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस है वो कौन सी स्ट्रक्चर से शुरू हो रहा है, इफ स्ट्रक्चर के साथ शुरू होता है, तो उसके बाद कभी भी हम फ्यूचर नहीं यूज करेंगे। फ्यूचर का मतलब क्या है, हम कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे। या तो हम प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं, या फिर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, देयर इज अ पास्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो आ सकती है, जैसे कि हम हैव यूज कर सकते हैं, हैज यूज कर सकते हैं, डू और डज यूज कर सकते हैं। और अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हमारे पास वॉज आ सकता है, नेक्स्ट वन हैड हो सकता है, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो सकती है। सिंपल ध्यान रखना है कि इफ के बाद हम क्या यूज नहीं करेंगे, विल का यूज भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल गो टू दिल्ली आई शैल सी द रेड फोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंस गिवन है। एक तो कोमे के पहले सेंटेंस गिवन है, दैट इज द प्रिंसिपल क्लोज। जो कोमे के बाद होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सो इसके एग्जैक्ट बाद हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, विल। सो जो हमारा राइट स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल सी द रेड फोर्ट। क्योंकि गो टू दिल्ली ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट। सो प्रेजेंट के बाद हम फ्यूचर का यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट इफ के बाद विल नहीं आएगा, बट हम सब ऑर्डिनेट क्लोज के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अब यहाँ पे इफ के एग्जैक्ट बाद हमने कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया, हैड। और जो हैड स्ट्रक्चर है ये हम बेसिकली कौन से टेंस के अंदर यूज करते हैं, दैट इज इन द पास्ट टेंस। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हैड है तो उसके बाद हम वुड का यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे विल गिवन है वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि टेंस हमारा ऑलरेडी पास्ट के अंदर है।
तो विल की पास्ट फॉर्म हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वुड। अगर बाई चांस यहाँ पे कैन लिखा होता तो हम कैन की पास्ट फॉर्म क्या यूज करते, देयर वुड बी अ कुड होना चाहिए। अगर यहाँ पे शेल लिखा होता तो हम उसकी पास्ट फॉर्म क्या यूज करते, शुड। तो सिंपल आपने ध्यान में रखना है कि इफ के बाद हम विल का यूज नहीं करेंगे, या तो हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर यूज करते हैं या फिर कौन सी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, दैट इज अ पास्ट वन। So the next one is rule number 8. So last time बहुत सारे एग्जाम के अंदर जो ये रूल है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। सो हमारा रूल क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन सेंटेंस रेफर टू टू पास्ट एक्शन, वन ऑफ देम अकर अर्लियर देन द अदर। जैसे हमारे पास लिखा है व्हेन माय अंकल केम टू इंडिया आई हैड पास्ट MA। तो आपने सिंपल क्या रखना है, याद ये रखना है आपने। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो पास्ट टेंस गिवन है तो या तो हम पहले स्ट्रक्चर यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम इसको किसकी हेल्प के साथ कंबाइन करेंगे, कंजंक्शन के साथ। और कंजंक्शन के बाद हमारे पास जो सेंटेंस है वो कौन सा होना चाहिए, दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट। तो आपने बेसिकली ये याद रखना है कि कंजंक्शन के बाद वाला टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि when my uncle came to India I had passed MA। तो when क्या है, हमारी कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल सेकंड फॉर्म। और उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा हो सकता है, दैट इज अ पास्ट परफेक्ट, जहां पे हम हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। सिंपल आपने ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस के अंदर हम दो बार हैड का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच द स्टेशन ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे भी हमारी कंजंक्शन क्या है, दैट इज अ व्हेन। और व्हेन के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। और उसके बाद जो हमारी स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रेन हैड लेफ्ट। सो हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, दैट इज अ थर्ड फॉर्म। सो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे ही हैड डिलीवर्ड दिस पेज बिफोर आई अराइव। तो इस सेंटेंस के अंदर पहले हमने हैड के साथ कौन सी स्ट्रक्चर यूज की है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंजंक्शन है वो यहाँ पे गिवन है बिफोर। और बिफोर के बाद टेंस हमारा कौन सा होना चाहिए, दैट इज सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो दिस इज अ रूल नंबर 8. So moving to the next one, which is the rule number 9. So rule number 9 क्या है, the word reason is not followed by because but by that। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है रीजन, तो रीजन के साथ हम किस कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज का यूज नहीं करेंगे। तो वहां पे बिकॉज की जगह पे क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए, क्योंकि रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, और बिकॉज का मतलब भी क्या होता है, कारण। जैसे द रीजन वाई ही डिडंट गो वाज दैट हिज मदर वाज इल। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कंजंक्शन है वो क्या है, रीजन है। और रीजन के बाद हम सेकंड कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। एग्जाम के अंदर आपको दैट की जगह पे क्या गिवन हो सकता है, बिकॉज, दैट कैन बी योर एरर, वो आपकी एरर होगी, ठीक है। The reason he was not there that he went for party। Again कि रीजन के साथ हम सेकंड स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, दैट। सो दिस इज आवर रूल नंबर 9। सो आज का जो हमारा लास्ट रूल है दैट इज द रूल नंबर 10, जो कि कौन से टॉपिक से है, कंजंक्शन टॉपिक से है। स्कार्सली और हार्डली इज फॉलोड बाय व्हेन। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत है या तो वो कौन से वर्ड से होती है, स्कार्सली, या फिर स्कार्सली के साथ हमारा दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, हार्डली। तो उसके साथ हम जो सेकंड कंजंक्शन है वो क्या यूज करेंगे, व्हेन। और क्या यूज नहीं करेंगे, एग्जाम के अंदर हमें गिवन होगा देन, जो कि हमारी रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई हर्ड अ श्रीक। सो पहला जो हमारा कंजंक्शन है वो क्या है, स्कार्सली।
और सेकंड कंजंक्शन हमारा क्या है, दैट इज द व्हेन। सो द नेक्स्ट वन इज हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन द टेलीफोन रैंग। इस केस के अंदर फर्स्ट हमारी जो कंजंक्शन है वो क्या है, हार्डली, और सेकंड कंजंक्शन क्या है, व्हेन। एग्जाम में हमें व्हेन की जगह पे गिवन क्या होता है, देन गिवन होता है, जो कि हमारी क्या है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स फॉर अपकमिंग एग्जाम, जो कि पहले भी रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 10 रूल है जो डिस्कस किए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट 10 रूल है उनको डिस्कस करेंगे। So please for more updates, share and subscribe our channel. So thank you.